Hello dear class 10th learners, once again welcome on biology one shot. क्लास 10 स्टूडेंट्स, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जहां पर कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन पोर्शन की शुरुआत लास्ट क्लास में ही कर दी है. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज के फेट क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास तक कवर अप कर ली थी. अब आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन वाला पोर्शन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को हम डायग्राम की हेल्प से और बहुत सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे. I am promising you that it will become very super easy for all of you. After completion of this class, you will be able to understand each and everything of this chapter. आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से. ठीक है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो. ये डायग्राम हमें दिख रहा है, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में क्या क्या चीजें होती हैं अपन ये समझते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के पास में मैं थोड़ा सा लिख के बताती हूँ, उसको ज्यादा बेहतर होगा, फिर अपन डायग्राम पे आएंगे. दो बेसिक हम मतलब पाथवेज मानते हैं. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अपन डायग्राम पढ़ते हैं ना पूरे का पूरा, इस डायग्राम में दो पाथवेज की बात करते हैं. एक पाथवे को अपन बोलते हैं कंडक्टिंग पाथवे और एक पाथवे को अपन बोलते हैं एक्सचेंज पाथवे. ठीक है, एक्सचेंज पाथवे, कंडक्टिंग पाथवे एंड एक्सचेंज पाथवे, ये दो पाथवे होते हैं. कंडक्टिंग पाथवे वो हिस्सा है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि एयर को आउटसाइड से लेगा और हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक भेजेगा. ठीक है, और एल्वियोलाइज जो है हमारे वो एक्सचेंज पाथवे का पार्ट होते हैं जो कि एयर से O2 लेंगे और ब्लड स्ट्रीम में भेजेंगे, ब्लड स्ट्रीम से CO2 लेंगे और एल्वियोलाई के अंदर भेजेंगे ताकि वो वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाए. तो ओरिजिनली एक्सचेंज किस लेवल पे जाके हो रहा है, एल्वियोलाइज के लेवल पे जाके हो रहा है. एल्वियोलाइज क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ. ओरिजिनली एक्सचेंज एल्वियोलाइज के लेवल पे होता है. उसके पहले जो भी बात अपन कर रहे होते हैं ना वो जनरली कंडक्टिंग पाथवे का हिस्सा माना जाता है. सो कंडक्टिंग पाथवे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग, वी कैन से, air. Rather we'll be using the term conducting only. So helps in conducting air from atmosphere to exchange pathway. ठीक है, और एक्सचेंज पाथवे क्या करता है, helps in exchange of gases between blood and atmosphere. ब्लड और एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज करवाता है गैसेस का एक्सचेंज पाथवे. ठीक है, तो कंडक्टिंग पाथवे क्या होता है, एक्सचेंज पाथवे क्या होता है, इसको अपन एक बार पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के लिखते हैं. फ्लो चार्ट बना दूंगी, उसके बाद में डायग्राम दिखाऊंगी तो ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी चीजें. ठीक है, तो हम लिख रहे हैं शुरुआत से. सबसे पहले आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मतलब ये हमारे जो दो नेजल अपर्चर्स हैं, ये वाले हिस्से जिसको अपन नाक के छेद भी बोलते हैं हिंदी में, ये एरिया जहां से अपन सांस अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये वाले जो हमारे नेजल अपर्चर्स हैं बाहर की तरफ लोकेटेड, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. यहां से एयर अपने अंदर जा रही है बॉडी में. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद में क्या आएगा, तो हम बोलेंगे फिर आता है हमारा नेजल चेम्बर या नेजल वी कैन से कैविटीज. ठीक है, तो आपके जो दोनों नाक के छेद हैं, यहां से ऊपर की तरफ एयर जाती है तो नाक के अंदर का जो हिस्सा जहां पर एयर जा रही है उसे हम बोलते हैं नेजल चेम्बर. बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ है, एक इधर और एक इधर, दो चेम्बर बने हुए हैं, बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ है. ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं नेजल चेम्बर्स. नेजल चेम्बर्स के बाद में आपकी जो एयर है वो आप ब्रीद इन कर रहे हो तो आपकी नाक के पीछे एक पूरी की पूरी कैनॉल चल रही है. ठीक है, उस कैनॉल में जाती है तो हम बोलेंगे नेजल कैनॉल. लेकिन कैनॉल में कहाँ है, कैविटी.
तो एक कैविटी है आपके नेजल कैनॉल में, वहां जा रही है, फिर जाती है आपके, वो नेजल कैविटी जो है वो पीछे की तरफ गले में खुलती है, ठीक है। तो ये जो नाक है इससे पीछे की तरफ, अंदर की तरफ एक हमारी कैनॉल जा रही है और वो पीछे की तरफ खुलती है गले में। सांस लोगे तो मालूम पड़ेगा गले में जा रही है, लेके देखो एक बार, तो गले में जहां से आ रही है वहां अंदर की तरफ भी डेफिनेटली छेद होने चाहिए जो कि कनेक्ट करें। सो अपर्चर्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑल्सो, सो दैट वट एवर एयर वी आर ब्रीदिंग इन फ्रॉम द एक्सटर्नल लेयर्स मस्ट बी गोइंग इनसाइड, डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम अपर्चर्स, ठीक है। सो ये जो अपर्चर्स हैं इनको हम बोल देते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, इनको हम बोल देते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। अच्छा, एक्सटर्नल लेयर्स, नॉस्ट्रल्स, नेजल चेंबर, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इसके बाद में आती है हमारी वो एयर फैरिंग्स नाम की जगह पे। फैरिंग्स को अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते समय समझा था कि फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एज वेल एज फूड, दोनों के लिए याद करो। तो ये एयर यहां पर जा रही है, ठीक है, पहले फूड जाते हुए देखा अपन ने, अब एयर जाते हुए देख रहे हैं, फैरिंग्स में आ गए। फैरिंग्स के बाद में आपकी एयर जाती है लैरिंग्स में। बच्चों लैरिंग्स को अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो हमें बोलने में मदद कर रहा है। ये लैरिंग्स है, ये ट्रेकिया के ओपनिंग के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये ट्रेकिया है, ठीक है, तो ट्रेकिया के ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग हो गई, ये लैरिंग्स के अंदर है, ठीक है, ऐसा देखो, ओके। तो ट्रेकिया की जो ओपनिंग है ये लैरिंग्स के अंदर होती है, मतलब लैरिंग्स वॉइस बॉक्स के अंदर हमारे ट्रेकिया की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स तक पहुंच गया। इसके बाद में आता है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के बाद में आता है आपका ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब होता है टर्शरी, और 4 डिग्री का मतलब होता है क्वार्टरनरी। लेकिन अपने को यहां पर सिर्फ टर्शरी तक चाहिए। तो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में आता है फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आता है टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर आते हैं एल्वियोलाई। बच्चों 11th क्लास के लेवल पे अगर आप होते तो थोड़ा सा और चीजें लिखवाती इसमें, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स में रेस्पिरेटरी टर्मिनल 2 टाइप के ब्रोंक्यूल्स होते हैं। हालांकि हम क्योंकि सिर्फ 10th के लेवल तक पढ़ रहे हैं, ये पाथवे आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, ये वाला पाथवे मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं स्टार बना रही हूं कुछ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चेंबर, नेजल कैविटी, एक्सटर्नल इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे जो मैंने येलो स्टार बना रखे हैं ये सब के सब आपके कंडक्टिंग पाथवे, ठीक है, जो कि आपके एयर को सिर्फ भेजने में मदद कर रहा है एटमॉस्फेयर से लेके एक्सचेंज सरफेस तक। और जो स्टार मैंने पिंक कलर में बनाया है ये अकेला ही आपका अभी राइट नाउ एक्सचेंज पाथवे है, ठीक है। क्लास 10th लेवल पे बात कर रहे हैं ना, अदरवाइज एक्सचेंज पाथवे हम 11th क्लास में जब बोलते हैं तो 2 चीजें काउंट करते हैं, एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एक एल्वियोलाई, दोनों चीजें काउंट करते हैं। लेकिन 10th के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई ही बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी वी कैन से पाथवे, ओके। अभी इस पाथवे का डायग्राम बना बनाया भी है, हम थोड़ा और समझेंगे, उसको मैं बना के भी दिखाऊंगी थोड़ी चीजें इसमें। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं पहले तो हमारे इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, फिर हमारा नेजल चेंबर, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फैरिंग्स, ये सब चीजें इस डायग्राम में नहीं दिख रही हैं। इस डायग्राम में डायरेक्टली अपने को कहां से दिख रहा है, अपने को दिख रहा है यहां पर लैरिंग्स, ट्रेकिया, इससे दिख रहा है, ठीक है। तो आप एपिग्लॉटिस पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी, आप ध्यान दो लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है और वॉइस बॉक्स के अंदर आपकी ट्रेकियल ट्यूब की ओपनिंग है बच्चों, जो कि छुप गई, दिख नहीं रही है, ठीक है, ऐसे। तो लैरिंग्स एनक्लोज कर दे रहा है ट्रेकियल ट्यूब की ओपनिंग को लाइक दिस, ओके। तो ये आपका लैरिंग्स हो गया, ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के ऊपर अपन क्या देख पा रहे हैं कि ऐसे करके रिंग्स प्रेजेंट है। ये रिंग्स कैसी हैं ओरिजिनली, तो मान लो कि ये ट्रेकियल ट्यूब है, तो आगे की साइड पे तो रिंग है, पीछे की साइड पे रिंग नहीं है। तो इस
रिंग का शेप कैसा होता है? इस रिंग का शेप होता है सी शेप का। तो पीछे के साइड पे क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे के साइड पे, इसके जस्ट पीछे, ट्रेकिया के जस्ट पीछे रन कर रहा होता है कौन? तो हम बोलेंगे कि हमारा ईसोफेगस जस्ट पीछे रन कर रहा है। तो जब अगर पीछे के साइड पे भी होती, मान लो कि ट्रेकिया है, इस पे ऐसी रिंग प्रेजेंट है, पीछे के साइड पे भी इनक्लोज कर देती मान लो मैं, तो ये कंटिन्यूअसली ईसोफेगस को चुभती रहती, ठीक है। इसीलिए सिर्फ सी शेप की रिंग है आगे की साइड पे, पीछे खाली है। क्यों? क्योंकि ताकि यहां पर आराम से ईसोफेगस रन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेकिया जो है इसके ऊपर सी शेप की हो गई ना, सी शेप हो गया, सी शेप की इनकम्प्लीट ऑन द डॉर्सल साइड। सो इनकम्प्लीट डॉर्सली, डॉर्सल मतलब ये हमारी बॉडी का वेंट्रल साइड है, आगे का हिस्सा, और वो पीछे का हिस्सा जो है ये हमारी बॉडी का डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो ये डॉर्सल साइड पर इनकम्प्लीट है, आगे तो पूरी प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट वेंट्रली, पीछे की तरफ नहीं है, तो इनकम्प्लीट डॉर्सली, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डॉर्सली ऐसी कार्टिलेजिनस रिंग होती है सी शेप की, सी शेप्ड इनकम्प्लीट डॉर्सली ऐसी कार्टिलेज की रिंग बनी हुई होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं आपके पूरे ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया नीचे आ रहा है और यहां से आके क्या देखते हैं, ब्रांच हो गई इसकी। तो ट्रेकिया की जो पहली ब्रांचिंग है, मतलब ट्रेकिया है, इसकी जो पहली ब्रांचिंग है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। मान लो कि प्राइमरी ब्रोंकाई में ब्रांच कर रही होती है तो उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। मान लो कि सेकेंडरी ब्रोंकाई में ब्रांच कर रही होती है तो उसको अपन टर्शरी ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। तो अपन ने जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वर्ड इस्तेमाल किया है, ये इनके सब डिवीजन मान सकते हैं अपन। प्राइमरी ब्रोंकाई की सब ब्रांचिंग सेकेंडरी ब्रोंकाई की सब ब्रांचिंग टर्शरी ब्रोंकाई कहला सकती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया सभी को? अच्छा, इसके बाद में आती है फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के साथ में अटैच होते हैं ये एल्वियोलाई नाम के स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे तो सिंपल इन्होंने गोल गोल बना दिए, ऐसे होते नहीं, लेकिन ये होते हैं बिल्कुल ग्रेप के बंच की तरह, इस तरीके के। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई ग्रेप बंच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत प्रोफ्यूजली ब्लड वेसल्स से सराउंडेड होते हैं, मतलब हर एल्वियोलाई तक ढेर सारी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज जा रही है, ठीक है। आपके हार्ट जितना ब्लड पंप करता है वो सारा ब्लड अपन लंग्स के पास भेजते हैं पहले ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद में वापस से हार्ट के पास ब्लड आता है और उस ब्लड को अपन भेजते हैं बॉडी के पास। तो आप समझ लो इस बात को कि कितना सारी ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई को सराउंड कर रही होंगी ताकि सारा का सारा ब्लड जो है उसमें वो O2 भेज सके। तो ऑक्सीजनेशन के लिए प्रोफ्यूजली वी कैन से वैस्कुलर या ब्लड वेसल रिच होती है एल्वियोलाई। वैस्कुलर मतलब जिस जगह पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर, ठीक है। तो वैस्कुलर होती है, हाईली वैस्कुलर। अब अपन देखते हैं ये पूरी ब्रांचिंग नेटवर्क जो है बच्चों, ये पूरी ब्रांचिंग तो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद वाली ब्रांचिंग की बात करें मेनली, तो ये सब एनक्लोज्ड है इन अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी विल बी सेइंग दिस स्ट्रक्चर एज लंग्स। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के अंदर ये ब्रांचिंग एनक्लोज्ड है पूरी की पूरी। अच्छा, लंग्स एयर फिल्ड होते हैं बच्चों, हवा भरी हुई है इसमें। जैसे आसपास की पूरी जगह दिख रही है, एल्वियोलाई के आसपास की, यहाँ पे हवा भरी हुई है, एयर है और ब्लड वेसल्स आ रही है ढेर सारी डेफिनेटली। तो एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स, हवा से भरे हुए, ठीक है। और लंग्स जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हमारे डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के हेड, नेक, थोरैक्स और अब्डोमेन 4 हिस्से होते हैं। तो थोरैक्स हिस्से में ये लंग्स प्रेजेंट है दोनों। ये लंग्स के अंदर आपकी एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, ठीक है। तो लंग्स हवा से भरे हुए हैं, तो एल्वियोलाइज को फूलने के लिए और छोटा होने के लिए, फिर से फूलने के लिए, फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट होने के लिए, फिर से इन्फ्लेट, फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट, ऐसी जगह मिलती है क्योंकि हवा भरी हुई है। अगर बाहर कोई हार्ड टिश्यू होता तो एल्वियोलाइज फूल नहीं पाती, रिलैक्स नहीं हो पाती, ठीक है। अगर बाहर कोई फ्लूइड भरा हुआ होता तो भी एल्वियोलाइज फूल नहीं पाती, रिलैक्स नहीं हो पाती। बलून है, बाहर हवा होगी तो ही फूल पाएगा ना, वैसे, ठीक है।
सो दिस इज द बेसिक वी कैन से स्ट्रक्चर। अच्छा, लंग्स जिस जगह पर प्रेजेंट है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं थोरैक्स ऑफ द बॉडी। और थोरैक्स में भी रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे लंग्स। तो क्योंकि हमारे लंग्स रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं रिब केज को थोरैसिक केज। थोरैसिक केज के अंदर आपके लंग्स बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड तरीके से प्रेजेंट होते हैं। बाहर पूरा रिब्स का स्ट्रक्चर लंग्स को अंदर छुपा के रखते हैं, और लंग्स के भी बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट तो कितना छुप के बैठा है, ठीक है, ताकि बाहर से कोई भी शॉक, मैकेनिकल शॉक, बाहर से कोई पंच, एक्सीडेंट, गिर जाना में डायरेक्टली कभी भी लंग्स और हार्ट को नुकसान नहीं आए, इसलिए रिब केज पूरा उसको प्रोटेक्ट करके चलता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर वी ऑल कैन सी। अच्छा, अब हमने ये सारी चीजें समझ ली, अब अपन आते हैं इसके एक बार और एक डायग्राम देखते हैं। अगर मैंने लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको बना के दिखा दूंगी, शायद लिया होगा मैंने। सो वेट फॉर सम सेकेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है ऐसी क्लास में, देखो ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारा लैरिंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। अब मैं तुमको डायग्राम से दिखाती हूँ कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी ये सब क्या होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम दिख रहा है सबको अच्छे से, है ना, ये डायग्राम क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या दिखता है, तो ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रेकिया की ब्रांच को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई देख रहे हैं अपन, ये देखो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये भी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई की ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई की भी फाइन फाइन बारीक बारीक ब्रांचेस हैं, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स, 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 ब्रोंक्यूल, ये सब ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है। और अपन देखते हैं ब्रोंक्यूल का टर्मिनल मोस्ट पोर्शन आ गया, फिर रेस्पिरेटरी पोर्शन आ गया, और ये हमारे एल्वेलाई आ गए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्टिलेजिनस रिंग्स, जिनको अपन सी शेप की रिंग्स बोल रहे थे, वो सी शेप की रिंग्स प्राइमरी ब्रोंकाई ट्रेकिया पे है, प्राइमरी ब्रोंकाई पे है, सेकेंडरी ब्रोंकाई पे है, टर्शरी ब्रोंकाई पे है, स्मॉलर ब्रोंकाई पे भी है, पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे नहीं है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि ये बहुत ही फाइन और बहुत ही थिन एरियाज होते हैं, और इसीलिए थोड़ा बहुत गैस का एक्सचेंज या एयर का एक्सचेंज यहां से भी हो जाता है। ये एरियाज एयर का एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये वाला हिस्सा एयर का थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। सो इसीलिए हमने इस पे देखा कि यहाँ पर कोई भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अभी कार्टिलेज का उद्देश्य क्या है, ये कार्टिलेज यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, तो हम समझते हैं कि मान लो कि कोई वॉल है, ठीक है, कोई वॉल है, ऐसी कोई ट्यूब चल रहा है और वॉल है, तो अगर वो वॉल बहुत ही सॉफ्ट सी हुई अगर, तो वो तो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एनी वॉल टू रिमेन इन द सेम स्ट्रक्चर वेदर एयर इज फिल्ड और नॉट, हवा भरी हुई है या नहीं है उस ट्यूब में, उसको सेम स्ट्रक्चर में रहना है, कोलैप्स नहीं कर जाना है। मान लो हवा है तो भर गया, हवा नहीं तो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया तो इंसान डिपट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे के ऐसे रहना है और उसको कोलैप्स होने से बचाना है। तो ट्रेकियल रिंग्स, यहाँ पर पूरी वॉल में अपन ने ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स फिट कर दिए, जो कि उस ट्रेकियल ट्यूब को जैसे स्ट्रक्चर का वो है वैसे वैसे ही रखेगी, उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया उसने। तो हवा है तो भी ऐसा, हवा नहीं तो भी ऐसा, हवा है तो भी ल्यूमन, हवा नहीं तो भी ल्यूमन। अगर ट्रेकियल रिंग्स नहीं होती तो हवा है तो ऐसा होता, हवा नहीं तो कोलैप्स जाता, लेकिन ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। तो ट्रेकियल रिंग्स की प्रेजेंस इसलिए इसमें शो हो रही है, और ट्रेकियल रिंग्स कैसे हेल्प कर रहे हैं ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, राइट। तो देखो ये ब्रांचिंग समझ में आ गई सभी को, है ना। तो इस तरीके से ब्रांचिंग में एक्सचेंज पाथवे कौन सा है, कंडक्टिंग पाथवे कौन सा है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग पाथवे हो गया, ठीक है। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा, एक्सचेंज पाथवे हो गया, एक्सचेंज पाथवे हो गया, ठीक है। और ये पूरा कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है। और लंग्स कैसे स्ट्रक्चर्स है, लंग्स एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। लंग्स किस में लोकेटेड है, लंग्स थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है, थोरैसिक चेम्बर में प्रोटेक्टेड है, रिब केज बाहर की तरफ इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। मैं आप लोगों को एक रिब केज का डायग्राम भी दिखाती हूँ, ये देखो ये डायग्राम है रिब केज का। रिब केज ऐसा होता है बच्चों, ठीक है, दिखने में
रिब केज विल बी लुकिंग समवॉट लाइक दिस। इस रिब केज के अंदर अपने लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो अपने को बाहर से लंग्स नहीं दिखेंगे डायरेक्टली। जैसे आपने किसी इंसान की बॉडी को आप डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, आपने बॉडी को चीरा लगाया, तो खोल के देखा ओपन, तो आप बोलोगे लंग्स बाहर तो दिखे नहीं। तो लंग्स बाहर बाहर नहीं दिखेंगे, लंग्स थोरैसिक केज के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। थोरैसिक केज को हटाने के ऊपर अपने को लंग्स दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लंग्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द थोरैसिक केज। थोरैसिक केज जो है रिब्स है, ये रिब्स है, ये रिब्स है, ठीक है। इस थोरैसिक केज को बना कैसे ये समझते हैं। देखो केज बोल रहे हैं ना, तो एक केज मतलब जहाँ पे लायन रह रहा है, ऐसा इमेजिन करते हैं कि लायन रह रहा है, एक केज है जहाँ पर लायन रह रहा है। तो लायन जहाँ पर रह रहा है केज में, तो केज की साइड की दीवार बना दूं मैं केवल, और ऊपर खाली छोड़ दूं, तो लायन तो कूद के बाहर चला जाएगा ना। तो केज का मतलब होता है सभी दिशाओं से कवर्ड होना चाहिए, तो ये केज बोल सकते हैं। तो नीचे भी कवर होना चाहिए, साइड में भी कवर होना चाहिए, ऊपर भी कवर होना चाहिए। तो अपन डायग्राम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा अरे ऊपर तो कवर की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज बहुत ही छोटा हो चुका है और यहाँ पर मसल्स ही मसल्स इतनी सारी हो जाएंगी कि इसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन साइड में केज कौन बना रहा है, तो अपन बोलेंगे साइड में जो केज बना रहा है ये है हमारे रिब्स। ये रिब्स है अपने, ये रिब्स साइड में केज बना रहा है। आगे केज की दीवार कौन बना रहा है, आगे केज की दीवार बना रही है अपनी चेस्ट बोन, ठीक है। आगे केज की दीवार बना रही है अपनी चेस्ट बोन, और पीछे केज की दीवार कौन बना रहा है, पीछे केज की दीवार बना रही है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी पीछे, साइड में रिब्स, आगे की तरफ आपकी चेस्ट बोन, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलकर थोरैसिक केज बना रहा है। नीचे में तो कवर होना चाहिए ना, तो नीचे कौन बना रहा है, तो नीचे एक मसल का बना हुआ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को मैं बोलते हैं डायफ्राम। मस्कुलर फोल्ड डायफ्राम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नीचे, ऐसे डोम शेप का। तो वो डायफ्राम जो है वो नीचे की वॉल बना रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लंग्स हाईली प्रोटेक्टेड प्रेजेंट है। अच्छा ये रिब्स है, तो ये रिब्स में बाहर के रिब्स हो गए, ठीक है, ये बाहर के ये रिब्स है। अच्छा दो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट है बच्चों। तो जो बाहर की साइड पे मसल्स हैं ऐसी है, और अंदर की साइड पे भी मसल्स हैं, ठीक है। तो दो टाइप से मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो आउटर साइड पे दो रिब्स के बीच में आउटर साइड पे मसल्स जो होती हैं ये वाली, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो अंदर की साइड पे होती हैं इन्हें अपन बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये पूरी चीज अपन क्यों पढ़ रहे हैं पता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th ने ना हर चीज लिख तो दी है और एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, तो आपको इमेजिनेशन तब तक बेहतर नहीं हुआ जब तक आपको इमेजिनेशन के लिए डायग्राम्स पिक्चर्स की हेल्प नहीं मिले। तो अपन सिर्फ डायग्राम्स देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ टफ लिखवाने नहीं वाली मैं, कोई आपको बहुत टफ कंटेंट की थ्योरी नहीं बनवाने वाली मैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, इमेजिनेशन ज्यादा बेहतर हो इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं। तो देखो दो रिब्स हैं, उनके बीच में बाहर की साइड पे जो मसल्स हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्ड का मतलब तो आपको मालूम है कि बाहर होते हैं। इंटर मतलब कि इन बिटवीन, मैं वर्ड रूट तोड़ देती हूं ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। इन बिटवीन, और कोस्टल वर्ड का मतलब होता है रिब्स, इन बिटवीन रिब्स, बाहर की तरफ लोकेटेड इन बिटवीन रिब्स, ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अंदर की तरफ पे लोकेटेड इन बिटवीन रिब्स, ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो बाहर की साइड पे हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर की साइड पे हो गई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है ये हमें समझ में आ गया है। रिब्स कैसे प्रेजेंट है, रिब केज कैसे प्रेजेंट है, रिब्स में मसल्स कैसी प्रेजेंट है, डायफ्राम कहाँ है, ये सब लोकेशन आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा जिस बोन को अपन चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन बोल रहे हैं इसका ओरिजिनली नाम होता है स्टर्नम। तो स्टर्नम हो गया आगे, वर्टिब्रल कॉलम हो गया पीछे, और साइड्स में कौन हो गया, रिब्स हो गए, और नीचे कौन हो गया, डायफ्राम हो गया। ऊपर जरूरत नहीं किसी चीज के, पूरा मिलकर क्या कहलाता है, थोरैसिक केज या फिर रिब केज, ठीक है। थोरैसिक केज या फिर रिब केज कहलाता है ये पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा अब हम वापस आते हैं हमारे लंग्स वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो
तो ये है हमारे लंग्स वाले पोर्शन की बात कर रहे थे। दिस डायग्राम कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, तो होपफुली डायग्राम सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, रेस्पिरेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, सो हम लिखते हैं, हमने पाथवे तो लिख ही लिया है पूरा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पाथवे, एक्सचेंज पाथवे क्या क्या होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं इस पे। लंग्स आर एयर फिल्ड organs which accommodate, जिसके अंदर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं accommodate respiratory structures। सब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को ये लंग्स अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, लंग्स आर वेल प्रोटेक्टेड इन थोरासिक केज। ठीक है, थोरासिक केज के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखते थे अपन। थोरासिक केज, अ केज लाइक स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग थोरासिक कैविटी। बच्चों जो केज में जगह बन रही है ना जहां पे लंग्स प्रेजेंट है, उस जगह को अपन थोरासिक कैविटी बोलते हैं। अ केज लाइक स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग थोरासिक कैविटी इन विच लंग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, थोरासिक केज में किस चीज से बना है, तो थोरासिक केज के बारे में बात करते हैं अपन। देखो, तो ये हो गया डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी मतलब पीछे, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी मतलब आगे, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी मतलब साइड में, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी मतलब साइड में। ठीक है, तो डोर्सल वेंट्रल। अच्छा, अपन ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ जाएगी क्योंकि पोस्टीरियर समझ नहीं पाओगे आप लोग, तो अपन सिंपली ऐसे लिखते हैं बिना 3D करे इसे। डोर्सल साइड पर सबसे पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम, फिर लेटरल साइड पे होता है रिब्स, वेंट्रल साइड पे होता है स्टर्नम, जिसको अपन चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं, और मतलब नीचे के साइड पे, नीचे के साइड को बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ नीचे ताकि आपके माइंड में रहे। इट विल बी डायफ्राम। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारे लंग्स के रिस्पेक्ट में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हमने देखी। लंग्स अकोमोडेट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को, वेल प्रोटेक्ट होते हैं थोरासिक केज में। थोरासिक केज किस किस चीज़ों को मिलकर बना है हमने ये भी समझ लिया। ठीक है, अच्छा, अब पाथवे समझ आ गया, लंग्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम पे। ये देखो, ये तुम्हारी एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट है जो कि मेन एक्सचेंज साइट की तरह फंक्शन कर रही है। देखें तो मालूम पड़ता आ रही है तो ग्रेप के बंचेस की तरह है, लेकिन कितनी सारी ब्लड वेसल्स सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, सो हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके एल्वियोलाई, दे आर हाईली वैस्कुलर, प्रोफ्यूजली सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। ठीक है, वेरी मच प्रोफ्यूजली सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। ओके, अब अपन कुछ बातें समझते हैं। देखो, थोरासिक केज वाले डायग्राम पे जाते हैं अपन, ये वाला डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट ये रहा। ठीक है, मैंने ये बताया। अब मैंने कहा ब्रीद इन करना है तो सांस लेंगे, ब्रीद आउट करना है सांस बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट के समय पर एक्चुअली में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको अपन समझते हैं मोड ऑफ ब्रीदिंग से, या हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसमें आपको थोरासिक केज के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब केज, दो रिब्स के बीच में थी लेकिन बाहर की साइड पर थी, वो उनकी बात भी आती है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात क्लास 11th के लेवल पे आती है, 10th के लेवल पे नहीं आती है। ठीक है,
अब मैं बोलती हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो पहले आप ये समझो कि थोरैसिक चेम्बर, थोरैसिक केज जो है वो इसके बीच में बना है। तो ये जो कैविटी हो गई बच्चों, ये जो हो गया आपका रिब्स, इसके अंदर की जगह पूरी की पूरी थोरैसिक कैविटी कहलाएगी। ये पूरी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी समझ में आ गया क्या है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के अलावा मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ लंग्स जो है हमारे, ये लंग्स के अंदर भी तो एक कैविटी प्रेजेंट है ना, जहां पर एयर भरी हुई है। ये देखो, ये कैविटी लंग्स के अंदर वाली, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है और लंग्स के अंदर की कैविटी को अपन पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है और लंग्स के अंदर की कैविटी को अपन पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं। मतलब ये कैविटी आपकी थोरैसिक कैविटी हो गई है, जहां पे लंग्स प्रेजेंट है, और ये वाली, और ये कैविटी जो है लंग्स के अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी जो कि एयर भरी हुई है, बेसिकली लंग्स के अंदर की स्पेस है। थोरैसिक कैविटी में भी एयर ही भरी हुई है, लेकिन लंग्स के बाहर की स्पेस है और थोरैसिक चेम्बर के अंदर की स्पेस है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। पहले पूरा ब्रीदिंग समझ लेते हैं, फिर अपन कुछ और साइड पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी ने दे रखी है हमें, ठीक है। तो ये हमारे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं। तो अब मैं आपसे बताती हूँ एयर अंदर कब आएगी आपकी बॉडी में। तो आप एयर ब्रीद इन कर रहे हैं, इमेजिन करो। तो जैसे ब्रीद इन करने की ट्राई करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली जो चेस्ट वाला एरिया है वो बाहर और ऊपर की तरफ आता है, ऐसा आप फील कर सकते हैं। वापस से ट्राई करके देखो, तो चेस्ट वाला एरिया बाहर की साइड पे और ऊपर की साइड पे आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर बाहर की तरफ नहीं आएगा ये चेस्ट एरिया, ठीक है, और ऊपर की तरफ नहीं आएगा, तो अंदर की कैविटी कैसे बढ़ेगी, मेरे लंग्स को एक्सपांड होने की जगह कैसे मिलेगी, उसमें और एयर कैसे भर पाऊंगी मैं। तो जब मुझे लंग्स में और ज्यादा एयर भरनी है, इंस्पिरेशन तभी होएगा ना, तो लंग्स में एयर भरनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोरैसिक कैविटी की स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। ये कैसे पॉसिबल है? हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिब केज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जाएगा। हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा, तो अंदर का एरिया बढ़ गया, पूरा स्पेस बढ़ गई। स्पेस बढ़ गई तो लंग्स भी एक्सपांड कर पाएंगे। जैसे ही लंग्स ने एक्सपांड किया वैसे ही एयर रश होकर बाहर से अंदर उसमें आएगी। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दो चीजें करते हैं अपन, ठीक है। इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है? आपको स्टर्नम और रिब केज को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा और आपका डायफ्राम फ्लैट करना पड़ेगा, तो जाके स्पेस बढ़ जाएगी अंदर। जैसे ही स्पेस बढ़ जाएगी तो हमारे लंग्स एक्सपांड कर जाएंगे। जैसे ही लंग्स एक्सपांड करेंगे तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी भी ऑर्गन में प्रेशर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एयर उसकी तरफ रश होके आती है, ठीक है। इसको इमेजिन करते हैं, डिओड्रेंट स्प्रे किया है सबने, तो डिओड्रेंट स्प्रे किया, तो जैसे ही स्प्रे करते हो वैसे क्या देखते हो, पूरे कमरे में उसकी फ्रेग्रेंस फैल गई। मतलब क्या हुआ? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भागती है हवा। ये बात हमें समझ में आई। वैसे ही जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया लंग्स में, वैसे ही बाहर से हवा अंदर की तरफ भाग के आएगी, तो एटमॉस्फेरिक एयर आपके अंदर तरफ रश होके आएगी। क्यों आ रही है? बिकॉज आपने वहां पर क्या कर दिया है, वॉल्यूम बढ़ा दिया है और प्रेशर को कम कर दिया है, ठीक है। तो हम इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म लिखते हैं, एक बार देखो, इसकी हेडिंग लिखते हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें इंस्पिरेशन और एक आता है एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात कर रहे हैं। इंस्पिरेशन में क्या बोलेंगे अपन? पहले इंस्पिरेशन ही लिखेंगे केवल। सबसे पहले मुझे क्या करना है, लंग्स का अंदर का स्पेस एक्सपांड करना है। उसके लिए क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी कर रही है देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस कर रही है देखो। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो अपन ने देखी थी ना, रिब केज के बीच में प्रेजेंट थी बाहर की साइड पे, उन मसल्स को हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। और डायफ्राम जो है आपका, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट कर रहे हैं, हार्ट रेस्ट कर रहे हैं,
उसको भी हमारी बॉडी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्ट होने के रिजल्ट पे हो क्या रहा है फाइनली, तो एज अ रिजल्ट रिब केज जो है हमारा, इट इज मूविंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ, एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके रिजल्ट पे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट बिकम्स फ्लैट, ये डोम शेप से फ्लैट शेप का हो जाता है, बिकम्स फ्लैट शेप्ड। ठीक है, दो बातें हुई है ना। अच्छा, अब क्या, इन दोनों के रिजल्ट से, क्योंकि आपका रिब केज बाहर और फॉरवर्ड या अपवर्ड चला गया और डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया फ्लैट हो गया, तो अंदर की स्पेस बढ़ जाती है। तो हम बोलेंगे एज अ कंबाइंड रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, एज अ कंबाइंड रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग इज थोरैसिक कैविटी बढ़ जाएगी, जो केज के अंदर की जगह है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज का एरो बनाया बच्चों, ठीक है, इंक्रीज्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ का एरो मतलब इंक्रीज्ड, और नीचे की तरफ के एरो का मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उसको बार बार अपन नहीं लिखेंगे, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया इसको बबल में। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी बढ़ गई, थोरैसिक कैविटी बढ़ गई तो क्या बढ़ेगा, लंग्स के अंदर की एक्सपांशन की जगह बढ़ेगी, तो इसलिए पल्मोनरी कैविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो पाया आप समझ रहे हैं, क्योंकि बीच में एक्चुअली में हुआ क्या है, वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं थोरैसिक कैविटी बढ़ी है तो पल्मोनरी कैविटी बढ़ी, पल्मोनरी कैविटी बढ़ी तो क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम बढ़ा लंग्स के अंदर का और प्रेशर कम हो गया। और ऐसा होने के कारण से क्या हुआ, तो बाहर से एयर जो है वो अंदर की तरफ दौड़ी चली आएगी। ठीक है, तो जो बाहर से एयर है वो अंदर की तरफ दौड़ी चली आएगी। सो वी कैन से दैट एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इन, आपके लंग्स में आ जाएगी ये, तो अपन बोलेंगे इसको इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है, तो क्या ये वाली चीज सबको समझ में आई है, ये सबको समझ में आई है। ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन के समय ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपने कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, देख रहा है ये, यहाँ पर आपने कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी मांगती है बॉडी, तो ये इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें अपन एनर्जी लगा रहे हैं, एक्सपिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव होती है वो। कैसे, अपन यहाँ पर लिख देते हैं इंस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, इंस्पिरेशन इट इज एक्टिव प्रोसेस, और एक्सपिरेशन पैसिव होती है। पैसिव मतलब अपने आप ही हो जाती है। कैसे, जो जो मसल्स को मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उनको मैं अपने आप रिलैक्स कर देती हूँ बस, तो रिलैक्स कर दिया, तो मैं बोलती हूँ एक्सटर्नल, वन सेकेंड ना, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, रिलैक्स करने में कोई एनर्जी नहीं, डायफ्राम भी रिलैक्स, दोनों रिलैक्स हो गए। ठीक है, जब ये रिलैक्स हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिब केज इनसाइड एंड डाउनवर्ड, मतलब बैक टू नॉर्मल हो गया ये। जैसे था वैसे ही हो गया, तो और बोल दिया मैंने। ठीक है, और यहां पर इसके रिजल्ट पे क्या हो रहा है, डायफ्राम डोम शेप का हो गया है।
वापस से। तो क्या मैं बोलूँ, बैक टू नॉर्मल, जैसा था वैसे ही हो गया। ठीक है, इन दोनों के कारण से क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे इन दोनों के कारण से थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो जाती है, तो फिर पल्मोनरी कैविटी भी डिक्रीज हो जाती है, तो फिर वॉल्यूम कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा होने के कारण से, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई है और प्रेशर बढ़ गया है, वॉल्यूम कम प्रेशर बढ़ गया है, जहां पर ज्यादा प्रेशर है वहां से हवा, जहां पर कम प्रेशर है वहां जाएगी, तब एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर हो गया है हमारे लंग्स के मुकाबले। सो हम बोलेंगे एयर रशेस आउट। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मुझे कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, तो क्या मैं बोलूं कि ये वाली जो प्रोसेस है ये कैसी हो जाएगी, इट विल बिकम अ पैसिव प्रोसेस। सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, सो एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इंस्पिरेशन वाज ए एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वी कैन से। होपफुली सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है ये। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया, हमें पूरा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझ में आ गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एल्वियोलाइज में एक्सचेंज कैसे होता है एयर का। तो देखो ये है हमारी एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई की डायग्राम हमने सिंपली एल्वियोलाई की डायग्राम देखी। तो एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड सप्लाई बाहर से आता है, तो अपन देख रहे हैं कि ब्लड सप्लाई आ रहा है। अब मैंने कहा एयर जब अंदर आती है, मतलब इंस्पिरेशन जब अपन फॉर्म कर रहे होते हैं, तो इंस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी एयर हम अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन रिच अंदर लेने चाह रहे हैं, राइट। और एक्सपिरेशन में हम क्या चाह रहे हैं, जो हमारी फाउल एयर है उसको बॉडी से बाहर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपन ने जितना भी पढ़ा अभी पूरा का पूरा, इसमें अपन ने एक चीज समझ लेते हैं और बेहतर तरीके से डिफाइन करके, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो वो रहे नहीं कि हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को डिफाइन कैसे करें, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, है ना। ये एक मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हो क्या रहा है फाइनली, इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। ठीक है, और ब्रीदिंग में दो स्टेप्स आती हैं बच्चों, जो अपन ने पढ़ ली हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। एक जनरलाइज बात होती है कि लोगों को मालूम होता है इंस्पिरेशन क्या है और लोगों को मालूम होता है कि एक्सपिरेशन क्या है, लेकिन फिर भी इसको डिफाइन कैसे करें ये जान लेते हैं। सो इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे अपन, द एक्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एक्ट भी बोल सकते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। अपन एयर ब्रीथ करते हैं ना, सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते हैं, अपन हवा को ब्रीथ करते हैं, लेकिन उसमें O2 रिच होगा तो अपन इंस्पिरेशन मानते हैं। यहां पर एक्सपिरेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट, बाहर फेंकना चाह रहे हैं, CO2 रिच एयर। कैसी एयर को बाहर भेजना चाह रहे हैं, जो कि CO2 रिच एयर है। CO2 रिच एयर को अपन बोलते हैं फाउल एयर, खराब एयर, और इसको अपन बोलते हैं फ्रेश एयर। तो ऑक्सीजन रिच एयर होती है फ्रेश एयर, और ये हो जाती है CO2 रिच एयर फाउल एयर। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस थी और एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस थी। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ये अपन ने समझा कैसे हो रही है, ये भी हमने समझा कि किस चीज़ का ये हेल्प ले रही है, राइट। सो दैट ऑल्सो वी हैव सीन दैट मसल्स कौन से इन्वॉल्व हो रही है, डायफ्राम का क्या रोल है, थोरैसिक केज क्या होता है, रिब केज क्या होता है, लंग्स की पोजिशनिंग क्या है, एल्वियोलाइज की पोजिशनिंग क्या है, पाथवे क्या है, सब समझ लिया अपन ने। पर अपन बात करते हैं एक्सचेंज। फाइनली जब हमारी ऑक्सीजन रिच एयर या फ्रेश एयर एल्वियोलाई में आ गई है, तब होगा क्या, तब ये ऑक्सीजन इस एल्वियोलर एपिथेलियम को क्रॉस करेगी, बीच में डिफ्यूजन
मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगी और फाइनली ब्लड वेसल की एंडोथेलियम लेयर को भी क्रॉस करेगी और पहुंचेगी कहां पर, हमारे ब्लड तक। ये प्रोसेस कैसे हो रही है? ये पूरी प्रोसेस हो रही है बाय डिफ्यूजन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बहुत पतली है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बहुत पतली है तो आसानी से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाती है और CO2 बाहर जा रही है। तो ब्लड में से CO2 जो है ये हमारी ब्लड की लेयर को क्रॉस करेगी, एंडोथेलियम को, ब्लड वेसल की लेयर को, डिफ्यूजन सब्सटेंस को क्रॉस करेगी, एल्वियोलाई की लेयर को क्रॉस करेगी और एल्वियोलाई के स्पेस में आ जाएगी। जैसे ही स्पेस में आएगी तो ऊपर चली जाएगी फटाफट से। कैसे? ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ठीक है, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नेजल चेम्बर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, आउटसाइड। तो ऐसा आउटसाइड पाथवे ये फॉलो करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये इस प्रकार से होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन की मदद से होता है। अब आती है बात, ब्लड में O2 पहुंचा दिया अपन ने, तो ब्लड में O2 ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? ब्लड में CO2 पहुंचा दिया, ब्लड में CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? तो इसको अपन समझते हैं, एक छोटे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपन लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड होता कैसे है। तो अपन दो चीजों की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ये कैसे होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ये कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों, ऑक्सीजन जो है कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल है CO2 के मुकाबले। CO2 ब्लड के प्लाज्मा में मोर सोल्यूबल है, ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है मेनली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब होता है? ऑक्सी मतलब O2, हीमोग्लोबिन मतलब Hb। हमारी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ब्लड में। तो देखो, ये हमारे ब्लड है, ब्लड के अंदर RBCs है, ऐसे इमेजिन करो, ये आपके ब्लड वेसल है मान लो, और इसमें बहुत सारे RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है पूरा इतना बड़ा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 बाइंडिंग साइट होती हैं ऑक्सीजन को जोड़ के ले जाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा आयरन एटम, ठीक है। ये आयरन एटम के साथ में हमारे O2 कंबाइन कर लेती है और ट्रैवल होती है। तो आपकी जैसे ही ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आई है, वैसे ही वो RBCs में चली जाएगी और RBCs में जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और बना लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस फॉर्म में वो बॉडी में घूमेगी, ट्रैवल करेगी। फिर जहां जहां जरूरत है वहां पर वो हीमोग्लोबिन से निकल कर सेल्स के पास में, टिश्यूज के पास में पहुंच जाएगी। इसीलिए ऐसे अपन बोलते हैं ना, जो व्यक्ति को अनीमिया हो जाता है, एनीमिक पर्सन, जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, वो पर्सन फेंट होके गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन तक को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा होता। हीमोग्लोबिन कम होगा तो पर्सन ऑटोमेटिकली फेंट होके गिर जाएगा या थका हुआ फील करेगा, लेथार्जिक फील करेगा। तो इसका मतलब ये कि आयरन रिच फूड हमें खाना चाहिए, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी है बाय एनी चांस, तो हमारा माइंड उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी बॉडी की। ऑक्सीजन को लेके यहाँ वहां घूमने की कैपेसिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा O2 कैसे ट्रैवल करता है। फिर आती है बात CO2 कैसे ट्रैवल करते हैं। तो CO2 कैसे ट्रैवल करते हैं? CO2 3 डिफरेंट मैकेनिज्म से ट्रैवल करते हैं, 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो CO2 के ट्रैवलिंग को अपन देखें तो मैक्सिमली, जैसे O2 के ट्रांसपोर्ट की बात करी तो मैंने कहा मेनली, तो मेनली कितना, तो टोटल CO2 में 98% CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है और 2% CO2 ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चली आती है। ब्लड के RBCs के बाहर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें डिसॉल्व होके चली जाती है। और CO2 3 फॉर्म्स में ट्रैवल करती है बच्चों। एक फॉर्म होता है, 3 फॉर्म्स में ट्रैवल करती है। एक फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ CO2, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो O2 को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं,
कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब कि CO2 जॉइंटेड विथ HB हीमोग्लोबिन, तो हम बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। देखो ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो आप बोलोगे मैम जब चारों के चारों आयरन तो O2 को लेके घूम रहे हैं, तो CO2 को किधर लेके जाए हम? तो CO2 जो है ना बच्चों, ये ग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ये आयरन के साथ में जुड़ता है O2, ठीक है, और CO2 जो है ये ग्लोबिन नाम के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत CO2 को भी ट्रैवल करवा देता है हीमोग्लोबिन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ O2 को ही कराएगा, थोड़ा बहुत कितना करवा देता है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कुछ 23% के आसपास में ट्रांसपोर्ट होता है हमारे CO2 का। बचा कुचा CO2 7% के आसपास में जो है वो जाता है डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। अभी भी मेजॉरिटी CO2 का क्या हुआ हमें समझ नहीं आया। अब बात करते हैं मेजॉरिटी CO2 की। तो 70% जो CO2 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो ट्रैवल करता है एज बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, ठीक है, और एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रैवल करता है इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में ही जाता है, लेकिन CO2 डिसॉल्व्ड फॉर्म में जा रही है वैसे नहीं, बाइकार्बोनेट आयन बन के जाता है ब्लड प्लाज्मा में। तो 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है आपके ब्लड में गैसेस का, ठीक है। व्हाट आर दीज 3 डिफरेंट वेज? वी हैव ऑलरेडी सीन देम। इसको अपन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ओके चलो। तो ये हुआ डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में जा रहा है हमारा कितना CO2, मैक्सिमम 70%, ठीक है। देखो बच्चों, अब तुमसे कोई पूछेगा मेनली O2 कैसे जा रहा है, तो 98% O2 जा रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। मेनली CO2 कैसे जा रहा है? CO2 मेनली जा रहा है एज बाइकार्बोनेट आयन इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। सो दिस इज हाउ दी गैसेस विल बी ट्रांसपोर्टिंग इनसाइड द ब्लड। इस तरीके से हमारी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं इन द ब्लड। तो ये हमारा बेसिक पूरा पोर्शन खत्म हुआ जो हमने भी पढ़ा है, सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हमने कंप्लीटली समझ लिया है, ठीक है। क्या क्या समझा अपन ने आप लोगों को पता है? एक बार रिवाइज करोगे और एनसीईआरटी की थ्योरी को रीड करोगे तो मालूम पड़ेगा हर एक चीज कवर अप कर ली अपन ने, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। डायग्राम अलग था, मैंने समझाया अलग तरीके से, एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे तो मालूम पड़ेगा अरे ये तो हलवा हो गया अब हमारे लिए, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। अच्छा अब अपन आते हैं एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ पे। ये देखो, अब एनसीईआरटी में बताती है यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा एटसेट्रा इज हार्मफुल। So who don't know that? Everybody knows this. But still awareness is needed. Why? Because people who are very much socially influential category, those people who we can say general public will be following them. Actors हो गए बड़े बड़े, they promoting this kind of contents use. ठीक है, वो चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट मार्केट में आए so that लोग बीमार पड़े। बीमार पड़ेंगे तो इकोनॉमी अच्छी रहेगी कंट्री की। कैसे? बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, खर्चा होगा, पैसे दोगे ठीक होने के लिए, ठीक नहीं होगे, ठीक करना चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे, कई बार तो बेड पे रहोगे, वेंटिलेटर पे चले जाओगे, तो इकोनॉमी तो फायदे में जा रही है क्योंकि मेडिकल खर्चा बढ़ रहा है एक तरीके से, और उसका क्या जा रहा है जो बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ बातें समझते हैं। यूज ऑफ टोबैको कॉमनली अफेक्ट्स टंग, लंग, हार्ट एंड लिवर। 4 मेन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है टोबैको, हिंदी में बोलते हैं तंबाकू। 4 मेन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, टंग, लंग्स, हार्ट, लिवर। टोबैको क्या होता है? टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ड्रग ऑफ अब्यूज है, जिसका इस्तेमाल करना एडिक्टिव बना सकता है पर्सन को उसके इस्तेमाल के लिए। व्यक्ति उसको और इस्तेमाल करना चाहेगा और यूज करना चाहेगा, एडिक्शन हो जाएगा उससे, ठीक है। तो टोबैको जिसको हम बोलते हैं ये एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है जिसमें निकोटीन नाम का कंपाउंड होता है, निकोटीन, ठीक है। तो टोबैको के अंदर 2 मेजर कैटेगरीज आती हैं। अब उन टोबैको की कैटेगरीज को समझते हैं। देखो, एक आती है स्मोक या इनहेल करने वाली फॉर्मुलेशंस, जिसको आप टोबैको को स्मोक करना चाहे कोई तो कैसे कैसे कर सकते हैं। सिगरेट्स के फॉर्म में कर सकते हैं, सिगार्स के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। वेपिंग डिवाइसेस, या पता नहीं क्या चीज़ है, इंडिया में होती है कि नहीं, आई डोंट नो। हुक्का के फॉर्म में कर सकते हैं।
इन 4 तरीकों से लोग टबैको को इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। और इनहेल नहीं कर रहे हैं तो चबा चबा के ले रहे हैं लोग। कैसे लेते हैं? चबाने वाला चूइंग टबैको, स्नफ करेंगे, स्मेल कर लेंगे, स्मेल कर लिया, चला गया अंदर निकोटिन, गया काम से, ठीक है। इसके अलावा डिप करेंगे, ये मुझे पता नहीं है क्या है, शायद से वेट स्नफ है, गीला करके खा लेते हैं उसको। और उसके बाद में स्मॉल पाउच ऑफ वेट स्नफ। तो ये 4 तरीकों से, वेट स्नफ मतलब कि कोई गीली चीज को स्मेल कर रहा है कोई, और ड्राई स्नफ मतलब कि सूखी पाउडर को स्मेल कर रहा है कोई। तो इन तरीकों से व्यक्ति के बॉडी में टबैको जा सकता है। अगर कोई एडिक्टिव पर्सन इसको ले रहा है तो लेने के तरीके 2 तरीके से हो सकते हैं, स्मोक या इनहेल करके, या स्मोक इनहेल करे बिना चबा चबा के, ठीक है। दोनों तरीकों से हार्मफुल है ये। अच्छा, स्मोकलेस टबैको इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीजेस एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स। कोई इंसान कंटिन्यूसली टबैको को चबा रहा है तो तुमको क्या लगता है, उसकी बक्कल कैविटी बहुत खुश हो रही होगी अंदर से कि अच्छा मैं रेड रेड हो रही हूँ, मजा आ रहा है, चबाई जा चबाई जा, ऐसा तो नहीं है ना। बक्कल कैविटी छिल रही है अंदर से, मुंह के अंदर की लेयर्स छिल जा रही है, तो द पर्सन विल बी फीलिंग अब्रेजन कंटिन्यूअसली, रगड़ लग रही है उसकी बक्कल कैविटी पे। फिर क्या हो रहा है, बक्कल कैविटी खराब हो रही है, तो मुंह में कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। निकोटीन नाम का जो कंपाउंड है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा अगर, तो चूइंग टबैको होए, चाहे स्मेल वाले टबैको होए, स्मोक वाले टबैको होए, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इंसान को लगेगा मैं अभी सारा काम कर लेता हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि उसका जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे उसका डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपरटेंशन में, और फिर उसके हार्ट को भी खराब कर देगा लोड देके, लंग्स को भी खराब कर देगा स्मोक जा रहा है तो अलग अलग तरीकों से ब्रेन को भी खराब कर देगा, ब्लड वेसल का सप्लाई ही नहीं पहुंचेगा क्योंकि ब्रेन तक, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक, ठीक है। सो देयर आर हाई इंसिडेंसेस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू चूइंग ऑफ टबैको। कोई भी चबा रहा है टबैको तो उसको क्या हो रहा है, मेनली ओरल कैंसर हो रहा है, ठीक है, और मेनली इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, वी कैन से पाउडर्ड फॉर्म में जो है ये। स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टबैको और इट्स प्रोडक्ट्स, ओके। तो ये आप लोगों के लिए है इंफॉर्मेशन। ग्रोइंग किड्स यू शुड नो, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है बेटा बिल्कुल भी अपने को, ठीक है। ये लोग 1 मिनट में 4 रुपए के पाउच को इतना बड़ा करके दिखाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स पे चिपकाते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, हाई लेवल के ऐड बनाते हैं, लंबे लंबे ऐड बनाते हैं ताकि लोग उसको अट्रैक्ट होके देखें, कहानी बना के पेश की जाती है ना। अगर आपको इसका गाना याद आ गया हो तो बाय एनी चांस, ठीक है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस कि हमारी ज़मीन की खुशबू है जो फॉरेन में भी मालूम पड़ी, मतलब हमारी इंडिया की ज़मीन जो है वहाँ पर लोग टबैको खा के बस थूकते ही रहते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं अपन इंडिया को। और अगर ये लोग ऐसे इमेजिन करवा रहे हैं तो इन लोगों को फॉलो करना अपने को बंद करना चाहिए, स्पेशली जब ये लोग इस प्रकार की चीज़ को बेच के क्या बढ़ावा दे रहे हैं इंडिया में डिजीजेस को। डेफिनेटली दे आर नॉट हेल्पिंग यू आउट एनीवे, ठीक है। So whoever are the fans of actors and actresses, I'm not telling that you should avoid watching their films or acting like that, but don't follow what they are saying right now here, okay. So they are saying bolo zuban, it's not kesari, it is canceri. बोलो जुबान को कैंसर करवा देंगे एक्चुअली, तो बोलो जुबान कैंसर ही हो गया बच्चों यहाँ पर। तो ये एक अकेला नहीं था, तो 3 लोग और आ गए यहाँ पर बोलने के लिए बोलो जुबान कैंसरी। So do you really want your जुबान should become cancery? If yes, then only follow this, otherwise no. यहाँ पे इस बैनर पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, दिखाए गए उत्पाद के एक प्रचार में, क्या पता क्या लिखा है इन्होंने, कृत्रिम मिठास whatever, बच्चों के लिए प्रस्तावित नहीं, बड़ों के लिए प्रस्तावित है, बड़े मर जाएं खा के, बच्चों के लिए नहीं है, मजाक बना रखा है यार, ठीक है। सो डोंट फॉलो दीज पीपल। इस पाउच को थोड़ा जूम करके दिखाना चाहती थी, आगे का हिस्सा दिखाते हैं बैनर्स पे, क्योंकि लोग है ना, ये देखो ये आगे का हिस्सा दिखाते हैं, ये आगे का दिखाते हैं, इलायची लिखता है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन है नहीं है। पीछे का हिस्सा तो देखिए अपन क्या है, पीछे के हिस्से में इसका प्राइस भी लिखा हुआ था, शायद से मैंने देखा 4 या 5 रुपये, समवेयर इट वाज रिटन, ये रहा 4 रुपीज़, ठीक है। चूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ। So if they're writing this thing in very small font, they feel like that people will become fool and start taking it because they have promoted this content, so it should be taken by all, but it should not be, ठीक है। And along with that, there are so many artificial flavors, saffron flavor ad, 4 रुपये में केसर भी डाल दिए, इलायची भी डाल दिए, सब डाल दिया बच्चे, ठीक है।
कचरा बेच रहे हैं इलायची और सैफरन बोल के. So we are very much educated, highly educated people. We should know how to, we can say, promote the awareness amongst individuals to stop using all these products. They are injurious to health. ठीक है. So this is one other thing. This was about the chewing form of tobacco. Chewing form of tobacco, pan masala we can say. Now this is cigarette. ठीक है. Cigarette smoke. एक सिगरेट के पैकेट में जो सिगरेट्स आती हैं, वो सिगरेट में क्या क्या होता है अपन वो देखते हैं एक बार, तो आपको रियलाइज होगा कि क्या आप लिटरली ये लेना चाहते हैं. आर यू लाइक दैट? अपन गटर के कीड़े से भी खराब हो जाएंगे अगर अपन ने ऐसा कुछ किया तो उसको देखो इसमें क्या क्या है. तो शुरू से देखते हैं ना, यहां से शुरू होती है ना. देखो ब्यूटेन, लाइटर का फ्लूइड डालते हैं इसमें इधर, तो लाइटर का फ्लूइड आपने स्मोक कर लिया पहली बात. फिर विनेगर या एसिटिक एसिड डालते हैं. उसके बाद जो बैटरीज में कैडमियम डलता है ना, कैडमियम पॉइजनस होता है बच्चों, ये डाल देते हैं. फिर मीथेन डालते हैं यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद में स्टेरिक एसिड, कैंडल का वैक्स डालते हैं. आपने वैक्स भी स्मेल कर लिया, मतलब इनहेल कर लिया, सॉरी. फिर आर्सेनिक पॉइजन डालते हैं, वो भी आपने इनहेल कर लिया, लंग्स में भेज रहे हो सब कुछ. कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपकी ऑक्सीजन का दुश्मन है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो O2 को, हीमोग्लोबिन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए. फिर देखो बारबेक्यू लाइटर का हेक्सामीन भी डाल दिया इन्होंने. उसके बाद मिथेनॉल डाल दिया, रॉकेट फ्यूल होता है जो कि. फिर टोलुइन डाला जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, चीज़ों को डिजोल्व करने के लिए लगता है. फिर निकोटिन डाला है जो कि एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड भी होता है. फिर फाइनली डाला है इन्होंने यहाँ पर अमोनिया, जो कि बहुत डेंजरस होता है और टॉयलेट क्लीनर का फंक्शन करता है. तो रियली यू वांट टू स्मेल, इनहेल टॉयलेट क्लीनर्स? आर वी दैट बैड गाइस? ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली इनटू अ सिगरेट. नाउ जो लोग सोचते हैं कि वो ऐसे करके बहुत दादा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं संसार में, उनको देख के लोगों को कूल फीलिंग आ रही होगी, तो वो अपने आप को एक्चुअली बर्न कर रहे हैं अंदर अंदर. दे डोंट नो दैट. एंड ऐसे लोगों को देखिए आप इन्फ्लुएंस होकर बोलते वाओ, should not be there. You should be like, what the hell, nonsense. ऐसे वर्ड्स मुंह से निकलने चाहिए. ठीक है. बर्न हो गया ये तो, ऐसे निकलने चाहिए मुंह से, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हाउ डेंजरस दीज थिंग्स आर. ठीक है. हाउ डेंजरस दीज थिंग्स आर. ओके. नाउ वट एवर यू स्मेल हियर, आप इसको ब्रीद कर रहे हैं, ये स्मोक अंदर जा रहा है, टॉयलेट क्लीनर अंदर जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड द लंग्स. इन सब के कारण से आपके लंग्स के ट्रेकिया के अंदर, ये जो ट्रेकिया के अंदर की लाइनिंग होती है बच्चों, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ये सीलिया म्यूकस को ऐसे 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 करके मूव करवाते हैं, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए तो बाहर फेंक दे, सैंड पार्टिकल आ जाए तो बाहर फेंक दे. ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. ये सीलिया कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं स्मोक से. तो अगर सीलिया डैमेज हो गया तो आपके लंग्स में सैंड पार्टिकल पे जाएगा ना, तो लंग्स उसको बाहर नहीं फेंक पाएंगे, खांस ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ सिगरेट स्मोक के कारण से पूरे के पूरे सीलिया डैमेज हो गए. छींकना कम हो जाएगा, खांसना कम हो जाएगा इंसान का नॉर्मली, क्योंकि वो सिर्फ सिगरेट स्मोक से खांस रहा है. सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह समझ नहीं आ रहा लंग्स को कैसे बाहर फेंकूं. ठीक है. सो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक structures called as cilia, जो अपन ने अभी देखे. These cilia help to remove germs, dust, other harmful particles from inhaled air. Smoking will destroy these hairs, due to which germs, dust, smoke and other harmful chemical easily enters the lungs, causes infection, cough and even lung cancer. ठीक है. मतलब कि सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को नॉर्मली अपने सीलिया के कारण से अपन छींक के, खांस के बाहर कर देते थे, लेकिन क्योंकि सीलिया डैमेज हो गए तो अब बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन करेगा, तो बैक्टीरियल खांसी चलेगी इंसान को, पर सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने वाली खांसी नहीं चलेगी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन पोर्शन इन ह्यूमन. वी आर डन विद दिस कंप्लीटली. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन. We are remaining with probably 3 to 5 classes of this chapter. Then the life process chapter will be done completely. So thank you so much for watching this lecture, and don't forget to like, share and subscribe this channel.